हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से दो चर वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं उनका बीजगणितीय निरूपण करते हैं। यानी अगर हमको कोई कंडीशन दे रखी है तो उनके समीकरण हम किस प्रकार बनाते हैं बीजगणित रूप में, ये सीखा। इसके साथ हमने सीखा था कि बीजगणितीय जो समीकरण है उनका आलेख या ग्राफ के ऊपर निरूपण कैसे करते हैं या ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये हमने सीखा। लेकिन उसमें हमने हलों को निकालने की जो प्रोसेस है उस पर हम नहीं गए थे, किस प्रकार से हल ज्ञात करते हैं। और हम इस प्रोसेस को सीखेंगे 3.2 में। लेकिन उसमें सीखने से पहले हम हलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। यानी कि जो आंसर आने वाले हैं जिनको हमें ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करने से पहले समीकरण का अवलोकन करके जो दो समीकरण हमको दे रखे होंगे, ये हमने पहले पढ़ लिया कि भाई हम जब भी हमारे पास होंगे तो कितने समीकरण होंगे, दो चर वाले हैं तो दो समीकरण होंगे। तो जो युग्म दे रखा होगा समीकरणों का, उसका अवलोकन करके हमको हल ज्ञात करने से पहले ये पता करना है कि जो हल हमारे पास आएंगे उन हलों की प्रकृति कैसी होगी। वो अद्वितीय हल होंगे, वो अनंत हल होंगे, या कोई हल नहीं आएगा। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसके बाद हम सीधे जाएंगे प्रश्नावली 3.2 में और हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हलों की प्रकृति के बारे में जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं समीकरणों का मानक रूप। ये आपके सामने लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दो समीकरण हैं तो दोनों में x होंगे और दोनों में y होंगे। तो पहले समीकरण के जो x, y और स्थिरांक जो गुणांक हैं उनको हम a1, b1, c1 मानेंगे और दूसरे समीकरण में ही हम इन्हीं गुणांकों को a2, b2 और c2 मानेंगे। इसको और थोड़ा समझ लो कि जब भी हम कोई दो चर वाला समीकरण लेंगे तो उसमें मैक्सिमम या अधिकतम तीन पद हो सकते हैं। एक पहला पद एक चर कोई होगा वो, दूसरा पद दूसरे चर वाला पद, और तीसरा जो पद किसी स्थिरांक का हो सकता है। और हम सब जब इधर ले आएंगे तो उधर सामने बराबर में 0। तो पहला जो पद है वो किसका होगा, पहले चर का, दूसरा पद दूसरे चर का, तीसरा पद स्थिरांक का, और बराबर में हम इधर 0 लिखेंगे। ये हमारा मानक रूप है। तो पहले चर का जो गुणांक है उसको हम a1 बोलते हैं, दूसरे चर का जो गुणांक है उसको b1, तीसरे चर में तीसरा चर तो होगा नहीं लेकिन तीसरा जो संख्या होगी, स्थिरांक होगा, उसको हम c1 मान लेंगे और बराबर 0। इसी तरह दूसरे समीकरण में जब हम जाएंगे तो पहले चर का जो गुणांक होगा, अब उसको सेम a तो नहीं मान सकते क्योंकि a1 ऊपर मान लिया, तो इसको हम a2 मान लेंगे। दूसरे चर का जो गुणांक होगा उसको हम b2 मान लेंगे और जो स्थिरांक होगा उसको c2 मान लेंगे और बराबर में हम 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण लेके एक बार देख भी लेते हैं। जैसे आपके ये वाला उदाहरण ले लें हम, तो अगर इसमें देखो पहले में हमने कौन सा चर लिखा है, दोनों ही स्थितियों में पहला चर कौन सा है, x, दोनों में ही दूसरा चर y है और तीसरे नंबर पे संख्या है और बराबर में 0। तो ये ऑलरेडी किस रूप में, मानक रूप में ही है। कभी अगर ऐसा हो कि ये मानक रूप में नहीं हो तो हम इसको मानक रूप में ला सकते हैं। कैसे कि अगर तुम्हें ये दे दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर 4, अब इसकी तुलना इससे करो तो यहाँ पहले चर की जगह पहला चर है, दूसरे चर की जगह दूसरा चर है, लेकिन यहाँ तीसरा जो स्थिरांक होता है वो नहीं है और बराबर में 0 भी नहीं है। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब ये आ गया मानक रूप, बराबर में 0 ले आओगे मानक रूप में आ जाएगा। तो अभी हम ये मान लिया कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उससे हम a1, b1, c1 के मान निकाल सकते हैं, a2, b2, c2 के मान निकाल सकते हैं। ये यानी ये समझ लो कि ये जो है वो क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरणों के स्टैंडर्ड या मानक रूप है। अब इससे हम आते हैं यहां पर, यानी इन समीकरणों को इस मानक रूप से अगर तुलना करेंगे तो हमारे पास a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके मान आ जाएंगे। फिर हम a1
और A2 के मान से A1 बटा A2 का मान निकाल लेंगे, B1 और B2 के मान से B1 बटा B2 का मान निकाल लेंगे, और C1 और C2 के मान से C1 बटा C2 का मान निकाल लेंगे। तो ये हम करेंगे आप बाद में, तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। यानी हमारे पास इनसे तुलना करने के बाद किसके मान आ जाएंगे, A1 बटा A2 का, B1 बटा B2 का और C1 बटा C2 का। ये मान हम इन समीकरणों की इस मानक रूप से तुलना करके निकाल लेंगे। जब हमारे पास ये मान आ जाएंगे तब हम जाएंगे सीधा यहाँ इस टेबल के आधार पे हम अलग अलग प्रकार के जो हल निकालते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होगी ये देखेंगे। अगर हमारे A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं आता है तो हमको C1 बटा C2 पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं। यानी पहले किसका मान देखना है, हमको A1 बटा A2 का मान देखना है और B1 बटा B2 का मान देखना है। जब हम ये दोनों मान देखेंगे और हम पाएंगे कि ये बराबर नहीं है तो हमारी ये पहली कंडीशन लागू हो जाएगी, जहां A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं हो, ऐसी स्थिति में हमारे क्या परिणाम आएंगे, इनको ऊपर एक बार गौर करते हैं हम कि अगर हम इनका ग्राफ बनाए, जिन समीकरणों में A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं आया, उनका अगर हम ग्राफ बनाए तो ऐसी स्थिति में ग्राफ में क्या आएगी, जो दो रेखाएं आएगी ना वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी। यानी एक रेखा यूं एक यूं, तो एक जगह पर ये दोनों रेखाएं काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो जब A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं आए तो रेखाएं कैसी मिलेगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी अगर ग्राफ बनाए तो। और ग्राफ नहीं बनाए और उसको किसी अन्य विधि से हल करें, जो बीजगणितीय विधियां थी जिसमें विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, वज्र गुणन विधि हो, इन तीनों से अगर हल करेंगे तो अद्वितीय हल आएंगे। अद्वितीय का मतलब यूनिक हल आएंगे, x का भी कोई एक मान आएगा और y का भी कोई एक मान आएगा। इस प्रकार से x y के मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो समीकरण है वो संगत कहलाता है। संगत का मतलब उचित है, यानी ऐसा एक कोई हल विद्यमान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। यानी ये समीकरण वैलिड है, एक प्रकार से एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव है, जो एक दूसरे को एक हल है ऐसा जो एक दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकता है, इसलिए ये समीकरण कहलाएंगे संगत। तो ये तो समीकरण संगत है या नहीं है, लेकिन हलों की प्रकृति ये दोनों हो गई कि अगर हम बीजगणितीय तरीके से हल करते हैं तो हल आएंगे, एक x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा, यानी अद्वितीय यानी यूनिक मान आएंगे। और अगर ग्राफ बनाते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई आएगी। तो ये तो तब हुआ जब A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं था। अगर बाय द वे ये दोनों मान बराबर आ गए, ये जब बराबर आ गए तो हम देखेंगे किसको, C1 बटा C2 को। अब यहां दो ही कंडीशन हो सकती है, ये दोनों तो बराबर आ गए। अब जो तीसरा देखा, ये या तो इनके बराबर हो सकता है या बराबर नहीं हो सकता है। मान लिया ये दोनों बराबर, ये दोनों तो हमारे ऑलरेडी बराबर आ चुके हैं, ये भी बराबर आ गया, तो ऐसी स्थिति में ये दूसरी कंडीशन लग जाती है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर हो गए थे पहले, और C1 बटा C2 भी बराबर है। ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती आएगी। संपाती का मतलब होता है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आएगी, यानी सारे बिंदु कॉमन होंगे। जैसे एक रेखा तुमने खींची, ये 3 बिंदु आए, ठीक है, और ये रेखा आ गई आपके, और दूसरे बिंदु भी इसी रेखा पे आएंगे तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आएगी। यानी जो दो रेखाएं आती है दो समीकरण की, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि दो समीकरणों से हम ग्राफ के ऊपर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 2। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएगी और हमारा हल क्या होता है, जो बिंदु दोनों रेखाओं के ऊपर होता है वो हल होता है। तो यहाँ तो हर बिंदु दोनों रेखाओं पे, तो इस प्रकार से हल क्या आएंगे, अनंत हल आएंगे। और अगर अपन इसको बीजगणितीय रूपों से हल करें तो भी हमारे अपरिमित रूप से, मतलब बिना किसी लिमिट के अनंत हल प्राप्त होंगे। तो जब तीनों बराबर आ जाए, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, जब तीनों ही बराबर आ जाए, ऐसी स्थिति में अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आएगी, और अगर तुम उसको बीजगणितीय तरीके से हल करोगे तो x के भी अनंत मान आएंगे और y के भी अनंत।
लेकिन दोनों समीकरणों का कोई कॉमन हल है, यानी कॉमन कुछ बिंदु है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए इन समीकरणों को भी हम संगत कहते हैं, यानी एक दूसरे को ये कोऑपरेट करते हैं। अब हम यहां चल रहे हैं कि ये दोनों हमारे बराबर आ गए। जब हमने इस तीसरे को देखा तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि तीसरा बराबर नहीं आए, ये दोनों तो बराबर आ ही गए थे, तीसरा देखा जो बराबर नहीं आया, तो ये कंडीशन लागू होती है क्या, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा। तो ये बात थोड़ी मिसमैच हो गई कि जो पहले दो पद है वो तो अनुपातिक है और तीसरा अनुपातिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर तुम ग्राफ बनाते हो तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, मतलब दोनों रेखाएं समानांतर आ जाएगी। ऐसी रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटती है, और हमारे समीकरण के हल कहां होते हैं, जहां रेखाएं आपस में काटती है, तो ये कोई काटेगी नहीं किसी जगह, तो इसका कोई हल नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये रेखाएं कैसी आएगी ग्राफ में, समानांतर आएगी। और अगर इसको बीजगणितीय तरीके से हल करोगे तो भी कोई उत्तर नहीं आएगा, यानी इन दोनों समीकरणों के आपस में कोई तालमेल नहीं है और इन दोनों का कोई कॉमन हल नहीं है। तो इसलिए ये जो दोनों समीकरण है वो क्या कहलाएंगे, असंगत कहलाएंगे। तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम एक एक उदाहरण लेकर के इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहले लेते हैं पहला उदाहरण। पहला उदाहरण है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ये आपका पहला उदाहरण हमने लिया। अब यहां इससे तुलना करो, इसकी x के साथ जो गुणा हो रहा है वो a1, यहां x के साथ क्या गुणा हो रहा है a, तो हम यहां मान लिखते जाते हैं, ठीक है। a1 बराबर कितना हो गया 1, क्योंकि x के साथ 1 गुणा हो रहा है। पहले समीकरण में जो x के साथ गुणा होता है वो a1, यानी पहले चर के साथ, x का कोई पक्का नहीं है, x की जगह दूसरा चर भी हो सकता है, लेकिन पहले चर के साथ जो गुणा हो रहा है वो a1। यहां पहला चर x है, इसके साथ गुणा 1 हो रहा है, तो a1 का मान हो गया हमारा 1। b1 जो दूसरे चर के साथ गुणा हो रहा है वो b1, दूसरे चर के साथ क्या गुणा हो रहा है यहाँ -2, क्योंकि सूत्र में प्लस है तो ये माइनस इसके साथ मानना है हमको, तो b1 का मान कितना हो गया -2। तो ये हो गया a1, ये हो गया आपका b1, b1 कितना -2, ठीक है। a1 का मान 1, b1 का मान -2। यहां तीसरा जो चर है, सॉरी अचर जो है, जो स्थिरांक है वो क्या है c1, और यहां अचर कितना है ही नहीं, 0 है, यानी कुछ नहीं तो चाहे तो आप 0 मान लो, तो यानी कि c1 का मान कितना हो गया 0। यहां लिख दो c1 बराबर 0। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 0। इसी तरह इस समीकरण से हम a2, b2 और c2 के मान निकालेंगे। a2 जो 3 के साथ गुणा हो रहा है, a2 कितना हो गया, 3 के साथ क्या गुणा हो रहा है, सॉरी x के साथ क्या गुणा हो रहा है 3। इसी प्रकार b2 हो गया आपके जो y के साथ गुणा हो रहा है यानी 4, और c जो स्थिरांक है वो c2 -20, तो ये c2 हो गया आपका -20। यानी हमारे 6 गुणांकों के मान हमने निकाल लिए, a1 का, b1 का, c1 का, a2 का, b2 का और c2 का। अब क्या करेंगे हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, तो a1 बटा a2 कितना आ रहा है 1/3। a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो a1 बटा a2 आया 1/3। इसी प्रकार निकालेंगे b1 बटा b2 का मान, b1 बटा b2 कितना है -2 तो है b1 और b2 है 4, इकट्ठ के हो जाएगा -1/2। यानी कि a1 बटा a2 का मान तो आया 1/3 और b1 बटा b2 का मान आया -1/2, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है। a1 बटा a2 1/3 है, b1 बटा b2 -1/2 है, दोनों बराबर
नहीं है। बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में हम कौन सा नियम में जाएंगे? इसमें। ये क्या कहता है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी, यानी इन समीकरणों को हम ग्राफ पे बनाएंगे तो हमको इस प्रकार की प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है। और अगर हम बीजगणितीय तरीके से हल करें तो अद्वितीय हल आएंगे। अद्वितीय का मतलब यूनिक मान आएंगे। x की भी कोई एक वैल्यू आएगी पर्टिकुलर और y की भी कोई एक वैल्यू आएगी और ये समीकरण संगत है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये जो पहला उदाहरण था इसकी प्रकृति के जो इसके हल हैं उनकी प्रकृति के बारे में पता लगाया। तो कैसे हल आए? अद्वितीय हल। और ग्राफ कैसा है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। और ये समीकरण कैसे हैं? संगत है। ये तीन बातें हमको पता चल गई। इसी प्रकार हम अब क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 2 लेंगे और उनकी प्रकृति के बारे में भी पता लगाएंगे। ये पहले से ही मानक रूप में ही लिखे हुए हैं। पहला चर पहले स्थान पे, दूसरा चर दूसरे स्थान पे, संख्या तीसरे स्थान पे, बराबर 0। पहला तो दोनों सेम पैटर्न में आ गए। अब हम ना मान निकालते हैं इनके। तो a1 बराबर कितना हो गया आपका? 2। b1 बराबर कितना हो गया? 3। और c1 बराबर हो गया आपका -9। इसी प्रकार b1 a1 a2 निकाल लेते हैं। a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर आपका -18। अब हम तीनों के मान निकालते। a1 बटा a2 कितना है, b1 बटा b2 कितना और c1 बटा c2 कितना। तो a1 बटा a2 का मान कितना है आपका? 2/4 यानी कि 1/2। फिर निकालते हम b1 बटा b2। b1 बटा b2 आया आपके 3/6। तो 3/6 अगर काटेंगे तो ये भी आ गया आपका 1/2। तो यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के मान बराबर आ गए। ऐसी स्थिति में हमको c1 बटा c2 के मान की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी निकाल लो। c1 बटा c2 कितना आ रहा है? -9 बटा -18। ये आ गया आपका 1/2, यानी तीनों बराबर आ गए। क्या आ गए? a1 बटा a2 1/2 आया, b1 बटा b2 भी 1/2 आया और c1 बटा c2 भी 1/2 आया। तो तीनों ही बराबर आए और तीनों ही बराबर आए यानी हमारी ये दूसरी कंडीशन लग गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? समपाती रेखाएं आएगी, यानी अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, तो ये सारे जो बिंदु है वो इसके हल ही होंगे। तो इसके रेखाएं कैसी आएगी? समपाती रेखाएं आएगी। ठीक है। और अगर बीजगणितीय तरीके से हल करोगे तो भी अनेक हल आएंगे, अनेक हल। लेकिन x और y के ऐसे मान हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी दोनों समीकरण आपस में संगत है। अब हम लेंगे उदाहरण नंबर 3 और उसमें क्या स्थिति बनती है उसको देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो a1 बराबर हो गया आपका 1, b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर हो गया -4। यहां से निकालना है। x के साथ जो गुणा हो रहा है a1, y के साथ जो हो रहा है वो b1 और जो संख्या है वो c1। इसी प्रकार a2 बराबर 2, b2 बराबर 4
और C2 बराबर -12। ये 6 गुणांक हमने निकाल लिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब क्या करेंगे हम, A1 बटा A2 का मान निकालेंगे, कितना आएगा आपका 1/2। B1 बटा B2 का मान 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। और इसी प्रकार C1 बटा C2 कितना होगा, -4 बटा -12, 1/3। तो यानी ये दोनों मान तो बराबर आ गए और तीसरा मान बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। अब कंपेयर करते हैं इनको, तो कौन सी कंडीशन बन रही है, तीसरी, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी आएगी, अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इसमें समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, दो ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलेगी। और हमारा हल कहाँ होता है, जहां रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी इसका कोई हल नहीं आएगा। और अगर बीजगणितीय रूप से भी हल करोगे तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। हम चाहेंगे तो अगली जो प्रश्नावली उसमें एक आध करके भी देख लेंगे। और तो दोनों समीकरणों का आपस में कोई हल नहीं है, यानी ऐसा कोई कॉमन आंसर नहीं है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। इसलिए ये समीकरण क्या कहलाएंगे, असंगत। तो यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ रेखाएं कैसी है, समांतर है, कोई हल नहीं है, और समीकरण असंगत है। तो यानी कि हम इन गुणांकों के मान के आधार पे, जो चर राशि और ये जो स्थिरांक है, इन सभी 6 गुणांकों के आधार पे हम जो हमारे दो समीकरण दिए हुए होंगे उनकी प्रकृति के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि उनके हल, अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या स्थिति आएगी, अगर उनको बीजगणितीय रूप से हल करेंगे तो आंसर कैसे आएंगे, और वो समीकरण आपस में संगत है या नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इन्हीं चीजों का प्रयोग करके 3.2 के क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको लगातार आते रहे।